सेकंड क्वेश्चन में बोला है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है कि लाइकन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों करती हैं, दोनों कर सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एल्गी भी कर सकता है और फंगी भी कर सकता है। तो ट्रू है कि फॉल्स है? इसमें फॉल्स दिया है, ठीक है मैम बिकॉज ये वो करता है। बताओ क्या रीजन है? मैम जो एल्गी नहीं करता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिर्फ जो फंजाई होते हैं वो करते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन फंगी करती है, एल्गी नहीं करती, एसेक्सुअली करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी एल्गी भी रिप्रोडक्शन, बट एसेक्सुअल करेगी। बट फंगी क्या करेगी? वो सेक्सुअल करेगी, बट इसमें बोथ नहीं। नाउ व्हाट इज हेलियोटिज्म? हेलोटिज्म is the master slave relationship between algae and fungi. एक तरह से master और slave relationship है. Who has protein? What is this? Who has protein having partial and no detachable nucleic acid? इसमें प्रोटीन है, बस उसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं है। कौन से इनमें से किसमें, कौन से ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ प्रोटीन होते हैं? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रियॉन्स, प्रियॉन्स में इंफेक्शियस प्रोटीन है। व्हाट इज द फर्स्ट वायरस टू बी कल्चर्ड इन ह्यूमन सेल्स? ह्यूमन सेल्स में मतलब अगर एनिमल वायरस होगा, ठीक है। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हम वायरस एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, हम जानते हैं। तो वायरस को अगर हमें उसकी वैक्सीन बनानी, जैसे कि कोरोना की वैक्सीन चल रही है, बहुत ट्रायल्स हुए, बहुत ज्यादा नेशंस ने एफर्ट्स लगाए, तब जाके मार्केट में आ पाई, लोगों को लग पाई और एक्सपोर्ट हुई, इंपोर्ट हुई दूसरे देशों से, दूसरे देशों में। तो कैसे बनाई होगी? पहले उस वायरस को ग्रो तो करवाया होगा सेल्स में, ठीक है। तो उसके लिए अगर वो कोई ह्यूमन वायरस है तो उसको किसी एनिमल के ही टिश्यूज में ग्रो करवाया जाता है। जनरली जो चिक एम्ब्रियो होता है, जो ये होते हैं बर्ड्स होती हैं, हैन होती हैं, उनके एम्ब्रियो के सेल्स में, चिक एम्ब्रियो सेल्स में, या फिर मंकी, सिमियन मंकीज हैं, रीसस मंकी हैं, क्योंकि वो हमसे रिलेटेड है, तो उनके टिश्यूज में ग्रो करा के वायरसेस को देखा जाता है लैब में। वायरसेस तभी तो उसकी एंटीबॉडीज बनवाई जाती हैं, उसकी तभी उसकी वैक्सीन डेवलप करी जाती है। तो वही क्वेश्चन से रिलेटेड है कि कौन सा ऐसा वायरस था जिसे सबसे पहले लैब में कल्चर किया गया था दूसरे ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में, जिसे ग्रो करवाया गया था। तो पोलियो वायरस, क्योंकि सबसे जो पहले वैक्सीन डिस्कवर हुई थी वो एडवर्ड जेनर ने तो करी थी, वो फादर है इम्यूनोलॉजी का, क्योंकि उसने सबसे पहली वैक्सीन डिस्कवर करी थी, एडवर्ड जेनर। पर वो किसकी थी? स्मॉल पॉक्स की थी। वो तो उसने काउपॉक्स के स्ट्रेन से कर ली थी, कि काउपॉक्स का लीजन लिया और स्किन में थोड़ा कट लगा के उस तरह से रगड़ के उसमें इम्यूनिटी बना दिया, इंजेक्शन से डाल दिया तो इम्यूनिटी बन गई। बट लैब में, प्रॉपर लैब में अगर किसी की डेवलप हुई थी, वो किसकी थी? पोलियो वायरस की। तो ये क्वेश्चन इस तरह से एक जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन हो गया, बुक से तो नहीं है रिलेटेड बट एक्स्ट्रा नॉलेज से रिलेटेड है, ठीक है। तो नीट के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए, वायरस आपका टॉपिक है तो नीट के पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ी बहुत चीजें, कोरोना से रिलेटेड भी चीजें आ सकती हैं नीट के एग्जाम में। कि जब इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है वर्ल्ड को, और ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं हुई, सब जगह न्यूज में यही छा रहा है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड श्योर है कि क्वेश्चन आएगा नहीं, उसको आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में आपको फैक्ट्स पढ़ के जाने हैं थोड़े बहुत, जब भी आप अगर नीट में बैठोगे तब। तो ये बन जाता है अपने आप में, एक टॉपिक बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब थर्ड चैप्टर का प्लांट किंगडम है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन है, आर्टिफिशियल नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो क्या डिफरेंस है इनके बीच में, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल के? अपने नॉलेज से बताओ, पढ़ा हुआ चैप्टर है ये। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन? नेचुरल को अपने बनाते हैं और नेचुरल जो नेचुरल से मिलता है।
ठीक है, और किस फीचर्स पे डिपेंड रहेगा? आर्टिफिशियल में कितने फीचर काउंट होंगे, नेचुरल में कितने फीचर काउंट होंगे? इंटरनल और एक्सटर्नल। जो ये हमारा कैरोलस लिनस ने दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम, और इट डिपेंड्स ओनली ऑन फ्यू एक्सटर्नल फीचर्स, बाहर के वेजिटेटिव फीचर्स बस। और अगर डिटेल में बात करें हम, अगर हम और बहुत सारे फीचर्स को अकाउंट में ले लें, लिस्ट बना लें कि उसके फ्लोरल फीचर्स भी ले लिए, उसके रूट्स के फीचर भी ले लिए, सारे पार्ट्स के फीचर्स ले लिए, और अब उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं कि जिन फूलों में 10 एंथर्स हैं, जिन फूलों में 3 कार्पल्स का सेट है, तो इस तरह से उन फीचर्स पे हम डिवाइड करके फैमिलीज में डाल रहे हैं फ्लावर्स को। ये फेबेसी फैमिली है, ये लिलिएसी फैमिली है, ये सोलेनेसी है। तो वो कौन सा वाला हो जाएगा? नेचुरल, जिसमें हमने ज्यादा फीचर्स को कंसिडर किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट हैं। प्लस आपका ये भी है कि फाइलोजेनी मतलब एवोल्यूशन रिलेटेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन दोनों से बेटर है। मतलब सबसे पहले आया आर्टिफिशियल, फिर आया नेचुरल, फिर उसके बाद आया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस वाज मींस डिपेंडिंग ऑन द डीएनए। इसमें क्योंकि साइंस और डेवलप हो गई, स्लाइड्स बनने लगी, क्रोमोसोम की स्टडी होने लग गई, तो डीएनए से मैचिंग करने लग गए। जिनका 80% डीएनए मैच कर रहा है, जिनका 99% डीएनए मैच कर रहा है, यानी वो सेम फैमिली के सेम स्पीशीज है। ठीक है, तो ऐसे करके एंसेस्टर से लिंक्ड है, इनके एंसेस्टर क्या है? कॉमन है, तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आ गया। तो चैप्टर 3 को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बिकॉज हमारा ये वाला टॉपिक है। देन फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बाद न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, ये सब चीजें आ गई। न्यूमेरिकल में कंप्यूटिंग सिस्टम्स यूज होने लग गए। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या यूज होने लग गया? सेल की डिटेल्स। एक सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखते हैं तो उसकी सारी ऑर्गेनेलीज भी दिखने लगती हैं, तो सेल के भी फीचर्स काउंट करना साइटोटैक्सोनॉमी में आते हैं। कीमोटैक्सोनॉमी में पूरी केमिकल्स का आइसोलेशन, ये प्लांट टिश्यू अगर हमने लिया तो प्लांट में कौन कौन से तरह के केमिकल मिल रहे हैं और कितने अमाउंट में मिल रहे हैं। हर कोई प्रॉपर्टी, हर कोई मतलब कंस्टिट्यूएंट हर प्लांट में मिलने लग गए तो फिर वैरायटी खत्म ही हो जाए। अगर बनाना है, बनाना की कंपोजिशन और मैंगो की कंपोजिशन सेम हो जाए तो ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। जीन्स में ऐसा, डीएनए में ऐसा चेंज है कि बनाना की जो पोटेशियम बनाना में मिलता है वो पोटेशियम मैंगो में रिच अमाउंट में नहीं मिलता। ठीक है, तो हर प्लांट अपने अंदर एक अलग तरीके के केमिकल सिंथेसाइज करने की एबिलिटी होती है उसमें। इसीलिए हमें एक फूड से जो न्यूट्रिशन मिलता है वही दूसरे फूड से, इसलिए बैलेंस डाइट खानी, तरह तरह के फूड हो। ठीक है, तो ये कीमोटैक्सोनॉमी से रिलेटेड है, मतलब टू स्टडी द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन एंड टैक्सोनॉमी, इट वाज आल्सो इंक्लूडेड इन द टैक्सोनॉमी। एल्गी, अब एल्गी को कैसे डिफाइन करेंगे कि इनके क्या फीचर्स हैं? तो एल्गी को या किसी भी ऑर्गेनिज्म फॉर दैट टर्म्स अगर आप डिस्क्राइब करोगे, हैबिटेट उसका, उसकी मतलब उसकी उसके सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, ये कैसे ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ही है ये या मल्टीसेलर फॉर्म में भी पाया जाता है, या इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो थैलस टाइप है, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स। तभी तो वो किसमें रखा है? थैलोफाइटा। पहला ग्रुप क्या है? थैलोफाइटा। फिर इसमें मतलब अगर इसमें नेचर में और किस फॉर्म में मिलेगा, मतलब नेचर में ये सिम्बायोटिक फॉर्म में मिल रहा है, लाइकेंस में अभी भी हम पढ़ के आए हैं, इट इज ऑल्सो फाउंड इन द लाइकेंस, इट इज ऑल्सो फाउंड इन ऑन एनिमल्स, इसमें रिटर्न है। स्लॉथ बियर पे एल्गे ग्रो हो रखी होती, ग्रीन ग्रीन सा दिखता है स्लॉथ बियर, क्योंकि वो इतना लेजी एनिमल होता है, उसके वो मतलब बहुत ही धीरे धीरे पेड़ों पे ही सोता रहता है, खाना खा लेता है, ऐसे करके बहुत लेजी होता है, तो उसको कोई अपने बॉडी का इतना केयर नहीं होता, तो उसके ऊपर एल्गी खूब आराम से ग्रो होती है उसके हेयर्स पे पूरी।
देन वॉल्वॉक्स है, यूलोथ्रिक्स हैं, स्पायरोगारा हैं। मतलब ये वही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है कि कोई तो यूनिसेलर है, कोई कोलोनियल है, कोई फिलामेंटस है, कोई आपकी मल्टी सेलर बिग 6-6 मीटर 10-10 मीटर 100-100 मीटर जितनी लंबी भी हो सकती है एल्गी। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग एल्गी की। फिर रिप्रोडक्शन में दोनों रिप्रोडक्शन बतानी पड़ेंगी, वेजिटेटिवली कैसी होती है और सेक्सुअली कैसे होती है। तो आप जिस भी ऑर्गेनिज्म को पढ़ोगे आपको ये फीचर्स बताने जरूरी हैं, उसका न्यूट्रिशन कैसा है, उसकी हैबिट कैसी है, हैबिटेट कैसा है, कहाँ कहाँ मिलेगा, और रिप्रोडक्शन कैसी। ठीक है, तो ये फीचर्स जनरल नहीं है। ब्रायोफाइट्स बताओ तब ये बताना पड़ेगा, एरिडोफाइट्स बताओगे तब ये बताना पड़ेगा कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ठीक है, ये सब चीजें कॉमन है हर ऑर्गेनिज्म। चाहे एनिमल बताओगे तो एनिमल के फीचर्स, रिप्रोडक्शन कैसी है। तो एल्गे में वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल सेक्सुअल तीनों मेथड से। वेजिटेटिव मतलब कोई उसका वेजिटेटिव बॉडी का पार्ट ही ब्रेक हो रहा है और वो फिर नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है, जैसे फ्रेगमेंटेशन हो गया। ठीक है, स्पायरोगायरा में होता है, फिलामेंट वाली स्पायरोगायरा ब्रेक हो जाती है और उसी से नई स्पायरोगायरा बनने लगती है। एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू थैलस, हर फ्रेगमेंट नया थैलस बन जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर बनेगा जिसे बोलते हैं स्पोर। ठीक है, बट प्रोटेक्टिव कवरिंग से कोट रहेगा। ट्यूबर्स और स्टोलन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के पार्ट्स हैं, वो किस में होंगे, दे आर इन द प्लांट्स, हायर प्लांट्स जैसे कि ग्रास फैमिली। और ट्यूब इसमें रनर्स मिलते हैं। ठीक है, रनर्स मिलते हैं आपके और स्टोलन्स मिलते हैं ग्रास में। जैसे छोटी सी लॉन ग्रास लगाते हैं थोड़े से एरिया में। ठीक है, थोड़े से एरिया में लगाने पे, रोज पानी देने पे वो ग्रास अपने आप की साइड ब्रांचेस निकाल के ट्रेल करती करती पूरे लॉन में फैलती रहती है, धीरे धीरे फैलती है, और इट विल बी स्प्रेडिंग होल ग्राउंड, लॉन पूरा भर जाएगा उस ग्रास से। तो उसने कैसे रनर्स स्टोलन्स उनसे किया। प्लस जो ट्यूबर्स हैं, ट्यूबर्स क्या है, जो आपके पोटैटो ट्यूबर है। तो ट्यूबर्स में क्या होता है, पोटैटो में ही आईज निकली रहती है छोटी छोटी सी ग्रीन, और उसको अगर दबा देंगे या उसको 3 आईज निकल रही है, 3 पार्ट में काटो, एक एक आई है एक एक पार्ट में, उसको अलग अलग 3 जगह लगा दो, 3 पौधे बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ट्यूबर से भी वेजिटेटिव, ये सब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। एसेक्सुअल मोड में आपका स्पोर्स बनेंगे, एल्गे क्या बनाएंगी, स्पोर्स बनाएंगी। एंड स्पोर्स भी ऑन द बेसिस ऑफ किस तरीके के फ्लैजिलेटेड होते हैं, ज्यादातर फ्लैजिलेटेड। कॉमन क्या है, मोस्ट कॉमन आर जू स्पोर्स, यानी उसके अंदर फ्लैजिला होगा, मूव कर सकते हैं। They are flagellated motile and on germination give rise to new plant। और ये जूस्पोर ही जर्मिनेट कर जाते हैं और नई एल्गे बना देते हैं। एंड these gametes can be flagellated and gametes की बात जहां आ गई यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट की बात आ गई यानी रिप्रोडक्शन। तो फ्यूजन होगा 2 गैमेट का। अब ऑन द बेसिस ऑफ गैमेट मॉर्फोलॉजिकली कैसे है, मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नल दिखने में कैसे हैं, सेम साइज के हैं, फ्यूज हो रहे हैं, आइसोगैमी। डिफरेंट साइज के हैं, ठीक है, डिफरेंट साइज के हैं, फ्यूज हो रहे हैं तो एन आइसोगैमी, एन वर्ड लगा देंगे। और अगर डिफरेंट भी है साइज में, और जो मेल है वो मेल गैमेट है वो स्मॉल साइज का है जनरली और मूव कर सकता है, और फीमेल वाला जो गैमेट है वो स्टेशनरी है। तो इस तरह की फ्यूजन को क्या कहते हैं, oogamous। ठीक है, तो oogamous, तो ये 3 तरह की आपको बतानी चाहिए, उनके एग्जांपल्स दे रखे हैं। यूरोडिना में it is found fusion of 2 gamete dissimilar in size is found in यूरोडिना is termed as an isogamous। ठीक है, आइसोगैमस किस में बता रखी है, स्पायरोगायरा में। ठीक है, एंड फिर oogamous किस में बताइए, वॉल्वॉक्स एंड फूकस। वॉल्वॉक्स कॉलोनियल एल्गी है, फूकस क्या है, ब्राउन एल्गी है, मल्टीसेलर बिग एल्गी है। अभी इस वाले में डायग्राम दे रखे हैं, ये वॉल्वॉक्स है फुटबॉल जैसी, डी की वजह। प्लांट किंगडम, ये वॉल्वॉक्स है, ये स्पायरोगायरा का फिलामेंट है,
आगे इसमें बीच में ब्राउन एल्गी है, सबसे नीचे रेड एल्गी। ब्राउन एल्गी में 3 नाम दिए हैं, लैमिनेरिया, फ्यूगस और डिक्टियोटा। ठीक है, देन आपको एनसीईआरटी के नाम याद होने चाहिए, इन्हीं से ही एमसीक्यू बनते हैं। कि मान लो आपको 4 ऑप्शन दे दिया और यही क्वेश्चन है कि फाइंड विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ब्राउन एल्गी। नाम दे दिया, वॉलवॉक्स, ठीक है, स्पाइरोगायरा और पॉलीसिफोनिया एंड डिक्टियोटा। तो अगर जिसको पता होगा डिक्टियोटा किसका है, ब्राउन एल्गी का है, वही तो डिक्टियोटा टिक करेगा। बाकी तो कोई भी कर सकता है, जिसको नहीं पता वो तो कोई सा भी ऑप्शन लगा दे, गलती है। जिसको करेक्ट पता है उसी का करेक्ट होगा। तो एग्जाम्पल्स तो इसी तरह से याद होने चाहिए, जो एग्जाम्पल बुक में है वो तो बाय हार्ट होने ही चाहिए, उनको तो भूल ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि वो तो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, तो इम्पोर्टेंट हो ही गए, अपने आप ही इम्पोर्टेंट हो गए। रेड एल्गी एक्स्ट्रा याद करोगे तो और अच्छी बात है, वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। अगर इनके अलावा भी आपने कोई ब्राउन एल्गीज याद करेंगे तो एक्स्ट्रा डायमेंशन, फिर स्कोप बढ़ जाता है आपका क्वेश्चंस का। रेड एल्गी में रेड एल्गी में पोरफायरा और पॉलीसिफोन 2 हैं। देन एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज। मतलब जनरल फीचर्स में हैबिट, हैबिटेट, रिप्रोडक्शन, ये सब आ गया। ठीक है, बट जनरल फीचर में एक और बात आती है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये जनरल फीचर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो मतलब पहली बात तो सबसे बड़ी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है कि ये CO2 को फिक्स करने वाली प्रोड्यूसर्स हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स। मतलब प्लांट के अलावा कोई अगर CO2 को फिक्स कर रहा है मेजर अमाउंट में और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट में क्या करती है, ये ऑक्सीजन को रिलीज करके डिजोल्व ऑक्सीजन को, क्योंकि पानी में रहेंगी, एल्गी है तो पानी में रहेंगी, तो पानी की डिजोल्व ऑक्सीजन को क्या करती हैं, इंक्रीज करेंगी, फोटोसिंथेसिस करेंगी। फोटोसिंथेसिस करने के बजाय ब्राउन हो चाहे रेड एल्गी हो, वो इसीलिए वहां पर डीप में है ओशन के, क्योंकि वहां पे उस कलर का उनके पास पिगमेंट है जो कि लॉन्गर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। डीप तक भी उसकी वेवलेंथ आ जाती है। ऐसा नहीं है कि समुद्र बहुत गहरा है तो उसमें रोशनी नहीं जा पाती होगी, डीप में जो भी वेवलेंथ जा रही है वो उससे एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करता है। Being photosynthesis, they increase the level of dissolved oxygen. They are of paramount importance as primary producers of energy-rich compounds, which are on the basis of food cycles of all aquatic animals. ये दूसरों aquatic animal जो छोटी मछली, बड़ी मछली हैं और हाइड्रास जैसे एनिमल्स हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि मोलस्क हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, एक्वेटिक मोलस्क हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, पर वो पानी में रहने वाले जीव हैं, उनका खाना बनती हैं ये एनिमल्स। ठीक है, तो दूसरे और ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक वो इनको खाते हैं। Many species of Porphyra, Laminaria, Sargassum are among 70% of marine algae uses food. Even ये अब हम लोग के लिए भी और दूसरे और जीव हैं जो कि लैंड वाले जीव हैं, उनके लिए भी ये फूड के फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया है लैमिनेरिया, सार्गैसम। देन एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस रेड एल्गे, ब्राउन एल्गे बनाती हैं। सर्टेन मैरीन एल्गे, रेड एंड ब्राउन, दे प्रोड्यूस हाइड्रोकोलोइड्स। हाइड्रोकोलोइड्स मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस जो अपने अंदर बीच में पानी को फंसा के रख सकते। किसी चीज में पानी रहेगा तो वो कैसी रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी, कि पानी का नेचर क्या है, फ्लूइड का नेचर क्या है, फ्लो करने का। ठीक है, और कंप्रेस होने का नेचर है। सॉलिड तो कंप्रेस नहीं हो सकते, लिक्विड्स तो कंप्रेस होते हैं। तो वो अगर वो हाइड्रोकोलोइड जैसा सब्सटेंस जो कि इन एल्गी से निकलता है, जैसे एग्जांपल है एल्जिन, ब्राउन एल्गी से निकलता है, कैरेगीन रेड एल्गी, इन एल्गी। ठीक है, तो इन एल्गी को ग्रो करा के हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इसको अगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर। और ये जेलीज में यूज होता है। किसमें यूज होता है, जेलीज में, जैम्स में, इनमें यूज होता है। इवन लैब में मीडिया बनाने के लिए, लैब में जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, वायरसेस के टिश्यूज को, वायरसेस को ग्रो कराने के लिए एनिमल टिश्यूज को ग्रो करवाना पड़ेगा। या फिर एंटीबायोटिक्स बनती हैं। आपको पता है एंटीबायोटिक्स बहुत सारी फार्मास बनाती हैं। वो एंटीबायोटिक्स कैसे बनाती होंगी, एंटीबायोटिक जनरली फंगस से बनाई जाती हैं। तो फंगस को ग्रो कराने के लिए जेली जैसे मटेरियल पे बेस एक देना पड़ता है।
ठीक है, तो उनमें सारे मीडिया में हम उन्हें खाना देना पड़ता है ऑर्गेनिजम्स को, तब वो ग्रो होते हैं खूब अमाउंट में। तो उनको मीडिया बोला जाता है, उनका खाना क्या बोला जाता है? मीडिया। मीडिया में ये सब डलता है, मीडिया में बाकी फूड मटेरियल भी डलता है और अगर भी डलता है, अगर भी डलता है, जिससे कि मीडिया की क्या रहे, थोड़ी सी सेमी सॉलिड स्ट्रेंथ रहे और वो एक फ्लैट सरफेस मिले, जिस सरफेस पे ऑर्गेनिज्म पूरा ग्रो हो सके अच्छे से। और जिसको एक्सपेरिमेंट, जिस साइंटिस्ट को काम करना है, वो आराम से उस सरफेस के ऊपर से उन ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनीज को इकट्ठा कर सके, उतार कर सके, दूसरे में ट्रांसफर कर सके। ठीक है, तो ऐसे करके इसीलिए ये लैब में भी काम आते हैं। क्लोरेला जो है वो सेलुलर एल्गी रिच है प्रोटीन में। ये फूड सप्लीमेंट में भी जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो प्रोटीन खाते हैं, वो एक क्लोरेला नाम की एल्गे को भी, के पाउडर को भी खाते हैं। और ये स्पेस ट्रैवलर्स के लिए भी यूज हो सकता है, बिकॉज ये प्रोटीन रिच सोर्स है क्लोरेला। तो क्लोरेला नाम से आ सकता है कि विच एल्गी इज यूज्ड इन फूड सप्लीमेंट्स, तो आपका आंसर आ सकता है क्लोरेला। क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी, रोडोफाइसी, ये तीन है, ये क्लासेस ऑफ एल्गीज हैं। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है, फेओफाइसी ब्राउन एल्गी है। और ये जो यहाँ पर पूरा मैटर लिखा हुआ है, ये पूरा मैटर यहाँ पे दिया हुआ है एज अ कॉलम। अगर ये आप टेबल याद कर लेते हो तो वो जो थ्योरी लिखी हुई है वो सेम ही है। जिसको ये टेबल बाय हार्ट है उसको वो थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, टेबल याद कर लिया, एमसीक्यू यहीं से पता चल जाएंगे। तो क्लासेस क्या हैं? 3 क्लासेस हैं। ठीक है, ये नाम याद होने चाहिए। ये नाम क्यों पड़े हैं? बिकॉज ऑफ इट्स पिगमेंट। जो पिगमेंट इनमें है उसी की बेसिस पे इनके नाम पड़े। कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफाइसी में कौन सा पिगमेंट प्रोमिनेंट होगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफाइसी के प्रोमिनेंट पिगमेंट क्या होंगे? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कौन सा? ए और बी। फेओफाइसी का प्रोमिनेंट पिगमेंट क्या होगा? क्योंकि वो ब्राउन एल्गी है तो उसका जो क्लोरोफिल एसी तो है, साथ में मेन पिगमेंट फ्यूकोसैंथिन। तो अगर 4 ऑप्शन में से आपको आ जाए कि विच पिगमेंट इज प्रोमिनेंट या मेजर पिगमेंट इन फेओफाइसी, क्वेश्चन में दिया हो क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल क्लोरोफिल बी, डी, फ्यूकोसैंथिन एंड फाइकोएरिथ्रिन, तो आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल डी एंड फ्यूकोसैंथिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। तो ब्राउन एल्गी का कौन सा पिगमेंट बताया मैंने इसमें? कौन सा वाला दिया? फ्यूकोसैंथिन। ना ही बी है उसमें, ना ही डी है, ए और सी है और फ्यूकोसैंथिन। तो ये पर्टिकुलरली याद होना चाहिए कौन कौन से। रोडोफाइसी में कौन से हैं? ए और डी, फाइकोएरिथ्रिन। तो टेबल आपको चाहे लिख के याद करना पड़े 2-3 बार, क्योंकि नया है इसलिए टाइम लगेगा, पर याद करना है। स्टोर्ड फूड भी याद करने हैं। ये तीनों चारों कॉलम याद होने चाहिए। क्लोरोफाइसी का स्टोर्ड फूड क्या है? स्टार्च। फेओफाइसी का स्टोर्ड फूड क्या है? मैनिटोल, लेमिनिन। एंड रोडोफाइसी का फ्लोरिडियन स्टार्च। ये याद होने चाहिए। सबके नाम अलग अलग हैं। क्लोरोफाइसी का तो एक तरह से याद रख सकते हो, बहुत सिंपल, क्योंकि प्लांट्स में भी स्टार्च बनता है। क्या बनता है प्लांट्स में? स्टार्च, तो उससे याद रहेगा। सेल वॉल भी याद रहेगी क्लोरोफाइसी की, क्योंकि प्लांट्स में भी सेलुलोज की होती है। प्लांट सेल वॉल किसकी होती है? सेलुलोज की। सेकंड फेओफाइसी की भी सेलुलोज, और नया नाम क्या है? एल्जिन। ठीक है, रोडोफाइसी की सेल वॉल सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट ईस्टर, इसमें 2-3 है। इसमें सेलुलोज के साथ साथ पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स भी। देन फ्लैजिलर नंबर, पोजीशन ऑफ इंसर्शन, मतलब फ्लैजिला इनके स्पोर